दोस्तों, यानी सौरभ शर्मा को भारत रत्न मिले क्योंकि उसने भ्रष्टाचार के मामले में 100 करोड़ पूरे कर लिए। हाँ जी दोस्तों, ये वही सौरभ शर्मा जिसकी खबर लगातार दिखा रहा हूं। दुबई भाग गया है, लुकआउट नोटिस, यानी सारी व्यवस्था पहले से। और एक और बड़ा खुलासा इसके बारे में करूंगा, उससे पहले एक कर्नल साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि एक बड़ी पहल किया है कि जैसे हम भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद सिविल में आते तो समझ में नहीं आता है, सिविल के लोग हमारी तरफ उस नजर से देखते हैं, उनका वो नजरिया रहता है कि कम से कम इसका पैसा हो, किस तरीके से इससे पैसे खींच लो। समय पे जब मैं छोटा बच्चा होता था, घंटा घर के पास में उस गली में जाता था जिसे बोलते थे चाट वाली गली। वहां रहते हैं ये, इनका नाम मेरे को याद भी नहीं रहता इतनी बार बताने के बाद, मनीष वर्मा। इनको कोई नहीं मिला, इनको एक फौजी मिला। उस फौजी की जमीन को इन्होंने कमा करके सब करके और ऐसा धंधा बना दिया है कि आज 10 लोग इनको देख करके अपना व्यवसाय बना रहे हैं कि फौजी आएगा, फौजी को लूटेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, ये जो एसपी साहब हैं, पुलिस महकमा है, मैं बोलना चाहता हूं, ये जो डीएम साहब हैं, जो हमारा प्रशासन है, मैं बोलना चाहता हूं कानून व्यवस्था को कि अगर हम फौजियों को रिटायरमेंट के आने के बाद समाज इस तरीके से देखेगा ना, मतलब हर प्रकार, यदि आपका कहीं प्लॉट है तो थोड़ा इसका दबा लो, नहीं तो पूरा ही हजम कर लो। मतलब कहीं भी आप जाओगे, एक कदम चलोगे या किसी से पैसे का लेन देन करोगे या किसी से व्यवहारिक तरीके से जुड़ोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण करने की सोचेगा। क्योंकि फौजी इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, सीधा होता है, सभ्य होता है, सच्ची बात कहता है, इसलिए सच्चाई में वो आपको पूरा स्कैन करके आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और ये कर्नल साहब इन्होंने बिल्कुल कहा है, और सामने एक सूबेदार साहब उनकी पलटन के बैठे हुए हैं, उनका एक प्लॉट किस तरीके से जिस बंदे ने हत्या है वो बंदा बैठा हुआ है और किस तरह उसकी बाट लगा रहे, घिनौनी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन कह सब सही रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ का प्रशासन हो, डीएम हो, एसपी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं, सब लोग गिद्ध की तरह नजरें रखते हैं कि फौजी का किस तरह शोषण किया जाए। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये पहल अपनी एक ऑफिस बनाई है और यहाँ पर लड़ रहे हैं लगातार प्रशासन से। उन्होंने कहा है कम से कम और न हम कुछ करें, हम अपने लोगों को ही बचाएं। इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ बहुत मुश्किल है, आपको संगठित और एकजुट होना होगा। कहीं ना कहीं जो भी आपके सैनिक संगठन है उनसे आपको जुड़ कर रहिए, कभी न कभी महीने 2 महीने में एक बार चले जाइए। नहीं तो यहाँ आप जब हमें ये कहा जाता है कि जब आप रिटायरमेंट होके जाते तो पहले तो अपनों से बचना है, यानी जो भी है जिसमें आपके रिश्तेदार वगैरह सबके बताए जा रहे हैं उनसे बचना। वो आपके ऊपर छापामारी करेंगे, फिर कुछ LIC एजेंट, फाइनेंस इन्वेस्ट वाले करेंगे। मैं आपको फिर वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ग्वालियर में एक बंदा रिटायर्ड होके आता है और 10-11 लाख की उसके साथ किस तरह ठगी होती है। यानी रिटायरमेंट के 2 महीने बाद उसके पास, उसके घर में लोग रोज जा रहे हैं, आप यहां इन्वेस्ट कर दो, यहां लगा दो, और इन्वेस्ट के चक्कर में वो OTP का इधर उधर हो जाता, उसके पैसे गायब है। आज भी घूम रहा है, केस लग रहा है, चलेगा, लेकिन बंदा परेशान है कि नहीं बताओ, कितनी साथ उसके साथ बेईमानी। तो कर्नल साहब की पहल को सैल्यूट। अब मैं बात करता हूं रवीश कुमार, पत्रकार आप जानते होंगे NDTV के। उन्होंने क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सौरभ को भारत रत्न दिया जाए? भ्रष्टाचार ही भारत का मूल है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने का अवसर अक्सर बड़े लोगों को मिलता है, लेकिन सौभाग्य सिपाही सौरभ ने 100 करोड़ का टारगेट छू लिया। मुझे यकीन है कि सारे लोग बच जाएंगे क्योंकि यही सबके हित में है। केवल सौरभ को फंसाया जाएगा ताकि कार्रवाई की नैतिकता है प्रतिष्ठित हो। अतः अनैतिकताओं के स्वर्ग भारत में सौरभ को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच है। सरकारों के भीतर यही होता है, बोलने वालों को फंसाकर जेलों में सड़ा दिया जाता है और फंसाने वाले जाते हैं सौरभ बनकर मौज उड़ाते हैं। अब ये रवीश कुमार जी हैं, NDTV के बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चेहरा। जब वो अपने दिल का दर्द इस तरह बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं तो चूक होगी दोस्तों। और सरकार का नाम न लेते हुए भारत और भारत रत्न और भारत ही भ्रष्टाचार का मूल है, इस पर थोड़ा सा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि उन्हें भी कष्ट हुआ होगा कि एक सिपाही के घर से इस तरह नोटों की मशीन चल रही। जरा देखिए, अब नोट निकाले जा रहे हैं, यानी नोट गिनने वाले परेशान हैं, संभल नहीं रहा है कि 54 किलो सोना और 100 करोड़ों का जो टारगेट मिला, इसमें सीधा सीधा लिखा है, आप समझ सकते हो कि अभी छापेमारी में फंसे राजेश शर्मा से महेंद्र गोयनका के संबंध, निवेश स्वीकारा।
यानी ये बंदा अपनी बीवी के साथ, देख सकते हो ये सिपाही, ये कितना भोली भाली शक्ल है, ऐसे सिपाही होते हैं, इतने चिकने चुपड़े सिपाही हो सकते हैं। अच्छा, ये सिपाही भी बना आरटीओ में, तो भी उसने अपने भाई की, मतलब तब भी फ्रॉड करके सौरभ ने आरटीओ में सिपाही बनने के लिए छिपाई भाई की सरकारी नौकरी। लोकायुक्त पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस शपथ पत्र का विवेचना से शामिल किया जिसमें सौरभ शर्मा ने सरकारी नौकरी के लिए शासन को दिया था। दरअसल 20 नवंबर 2015 को उनके पिता का निधन हो गया था। सौरभ ने इस शपथ पत्र में कहा था कि मेरे पिता के आश्रित सदस्यों में से कोई भी शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है। हालांकि तब सौरभ के बड़े भाई सचिन की नौकरी छत्तीसगढ़ में लग चुकी थी। वह छत्तीसगढ़ में एक फाइनेंस कंपनी में डिप्टी डायरेक्टर है। बीती 16 अगस्त को उनकी पदस्थापना, मतलब उसने वहां भी फ्रॉड किया। उसने अपना शपथ पत्र एफिडेविट दिया कि मैं पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति लगा दो, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो कहा नहीं, मतलब इसकी स्टार्टिंग है। कितना बड़ा खिलाड़ी है ना, कितना बड़ा भोला भाला लग रहा है। और अपनी बेगम के साथ दुबई में भी एंजॉय करेगा, हाथ पैर मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, धीरे धीरे लोग भुला देंगे। लेकिन ये है एक सिपाही का जलवा, और ये सिपाही का जलवा, ऐसी गलती आप नहीं कर जाना। आप जिसमें जो भगवान दे रहा है, जो ड्यूटी दे रहा है, आप उसी में खुश रहोगे ना। तो ये खुश है, और नहीं सेना का वो कैंटीन से आपने देखा होगा 2 करोड़ अपनी बीवी को पहुंचा दिए थे। 5, 7, 10, 15 दिन बैग लटका के घूमता रहा, और बाद में बीवी भी जेल में, माता भी जेल में, पिता भी जेल में, भाई भी जेल में, और खुद भी जेल में। तो क्या मिला? पैसा भी वसूल कर लिए। तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यानी फौज जैसी एक संस्था है, हर एक जगह ईमानदारी है, वहां फौज ने कोऑपरेट किया पूरा, इसलिए पकड़ा गया। क्योंकि बड़े लोग इसमें है नहीं, वो खुद ही ये डॉन बन के घूम रहा था। लेकिन यहां तो बड़े लंबे तार होंगे, बड़ी लंबी कहानी होगी, पता नहीं आगे क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे आ जा, इधर आ, आगे यहाँ आ जा, मेरे आगे समझाओ प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, ये अच्छी बात नहीं है सर। लाइव हो रहा है अभी। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। 25-11 साल से जो केस चल रहा है उसको मान के आप बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है, तो हम ऐसा करते हैं। लाइव हो रहा है? ओके। मैं कर्नल अजय कोठियाल हूँ, आप लोग मेरे पेज से मेरे को देख रहे हैं, और मैं आज आपसे ना कुछ बात करना चाहता हूँ। देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ। पूरा मेरा जो फैमिली है, सारी की सारी फौजी फैमिली है। 20 साल की उम्र में देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज से पढ़ के, डीएवी पीजी कॉलेज से पढ़ के मैं 4 गढ़वाल राइफल में जाता हूँ। और क्या मज़ेदार ज़िंदगी रही है मेरी। बल्कि आज तो जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ भी पुताई हुई है, चीज़ें ना सारी की सारी ऐसी तहस नहस हो रखी हैं। लेकिन अगर मैं अभी भी जो पढ़ी हुई है दिखाऊँ, ये मेरे पिताजी हैं, सबसे बाईं तरफ सत्यशरण कोठियाल, एक सिपाही भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल में, 8 गढ़वाल राइफल में। अपनी मेहनत से कमीशन होकर के ऑफिसर बने, और उसके बाद में मेरे को भी अच्छा पाला, मेरे भाई को भी बड़ा अच्छा पाला। हम दोनों उन्हीं की परवरिश की वजह से एक अच्छे उसमें रहे। ये मेरी ज़िंदगी का वो है। जब मैं कैप्टन था, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूँ इंडियन आर्मी की वजह से, जिसमें उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, कलाम साहब जब 7 आतंकवादी मारे थे इंडियन आर्मी की एक छोटी टीम ने, उसको मैं लीड कर रहा था, उसके लिए ये मेरे को दिया गया। ये पीछे है राष्ट्रपति का, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने अजय कोठियाल आपकी सेवा को देखते हुए आपको विशेष सेवा मेडल दिया जाता है। जब मैं रिटायर हो गया, ये नीले नीले पड़े हैं छोटे, आज जो CDS हैं इंडियन आर्मी के, दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में मेरे को दिया। जब मेरा किडनैप हो गया था, मेरे साथ एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। हम वो वाले फौजी हैं जो ये जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, गब्बर सिंह बोलते हैं, इसके सामने ना कसम लेते हैं। और जब हम कसम लेते हैं तो हमारी कसम होती है, सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी है मेरे देश के लिए, फिर मेरी जिम्मेवारी है मेरे जो जूनियर मेरे पे भरोसा करते हैं उनके और उनके परिवार के लिए, और आखिरी जिम्मेवारी है मेरी अपने लिए। आज मैं वाकई में रिटायरमेंट के बाद में, जब ये सब चीज़ें होने के बाद और अपने साथ में इतनी अच्छी जो भावनाएं लेके चलता हूँ, मेरे को ना कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि हम वो फौजी जो ये सब करने के बाद इस समाज में जब वापस आते हैं, तो हम ना कहीं किसी को नहीं दिखाते ये क्या है हमारा। हमारे जो अचीवमेंट हैं हम अपने में रखते हैं, और ये मेरा नहीं है, हर फौजी का है। एक ऐसा ही उदाहरण है मेरी पलटन 12 गढ़वाल राइफल, जो इंडियन आर्मी की जाबाज पलटन है।
उसके ये सामने बैठे हैं 70-75 साल जो जिनकी उम्र हो गई है, सुरेंद्र साहब की। सुरेंद्र साहब एक उदाहरण होता था। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना था तो ये उदाहरण था। हम ना जोश में देखते थे कि किस प्रकार से ये आदमी एक तगड़ा स्पोर्ट्समैन है, सियाचिन ग्लेशियर में किस प्रकार से है, कमांडो में कितना बढ़िया हुआ करता था। आज मैं इसको देखता हूँ इस उम्र में जब ये जाने वाला है और जोश में अपने लड़के को रिटायरमेंट के बाद में उसी पलटन में 12 गढ़वाल राइफल में भेजता है। इसका लड़का शहीद हो जाता है देश के लिए। शहीद होने के बाद में जो थोड़े बहुत पैसे जो उसकी देशभक्ति जो थी उसकी वजह से भारत सरकार देती है, उस पर इस सुरेंद्र साहब की जो बहू है उसने अपने बच्चे के लिए एक जमीन खरीदी। वही सुरेंद्र साहब का लड़का, वही अजय कोठियाल जो इस देश की बाउंड्री उसके लिए जिंदगी भर लड़ते रहे, आज जिस जमीन के लिए लड़ते रहे, आज जब वापस आते हैं ना तो जमीन हमारे को इस समाज के अंदर लूट करके हमारे साथ में बदमाशी होती है। क्या जिंदगी है। ये बैठे हैं बगल में, नाम बताइए क्या नाम है इनका? धीरेंद्र सिंह रावत। ये चाचा हैं इस लड़की के। इन्होंने शुरुआत करी, भरोसा दिलवाया कि मैं तेरे को अच्छी जमीन दिलाऊंगा। 11 साल हो गए। ये बैठे हैं इधर देखो। किसी समय पे जब मैं छोटा बच्चा होता था, घंटा घर के पास में उस गली में जाता था जिसे बोलते थे चाट वाली गली, वहां रहते हैं ये। इनका नाम मेरे को याद भी नहीं रहता इतनी बार बताने के बाद, मनीष वर्मा। इनको कोई नहीं मिला, इनको एक फौजी मिला। उस फौजी की जमीन को इन्होंने कमा कुमा करके सब करके और ऐसा धंधा बना दिया है कि आज 10 लोग इनको देख करके अपना व्यवसाय बना रहे हैं कि फौजी आएगा, फौजी को लूटेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, ये जो एसपी साहब हैं, पुलिस महकमा है, मैं बोलना चाहता हूं, ये जो डीएम साहब हैं, जो हमारा प्रशासन है, मैं बोलना चाहता हूं कानून व्यवस्था को कि अगर हम फौजियों को रिटायरमेंट के आने के बाद समाज इस तरीके से देखेगा ना तो कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए। हमारे समाज से ही हम उठ करके गए थे छोटे बच्चे, आज वापस आकर के हमारे साथ ये हो रहा है। हमारी इस हरकत को वो लड़के देख रहे हैं जो इसी समाज से, हमारे ही रिश्तेदार, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और जिसे आजाद दुश्मन बोलते हैं आतंकवाद, उसके खिलाफ अपनी जिंदगी को परवाह करे बगैर ड्यूटियां दे रहे हैं। उनके अंदर अगर ये असर आ गया ना डिमोटिवेशन का, तो मेरे को लगता है कि इस देश को शायद और ज्यादा बुरा माहौल देखने का कभी कोई और मौका नहीं मिल सकता। आज ये सामने बैठे हुए हैं, 11 साल से ये केस चल रहा है। उसके बाद जरा साहब की शक्ल दिखाओ, बताओ साहब क्या हो रहा है, जरा मेरे को बताइए। 11 साल से धोखा देते आ रहे हैं साहब की। बोला अभी होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे करके इन्होंने 11 साल निकाले। अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है अभी भी। ना बोल रहे हैं कि होगा होगा होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने करके इन्होंने 11 साल निकाल दिए। बिना बता क्या हुआ? इस उम्र में मैं मतलब पापा आज इतने साल के हो गए, वो बेचारे 2 व्हीलर में दौड़ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। इन लोगों को उस चीज का भी वो नहीं है। सबसे बड़ी गलती है मेरे चाचा की, जिन्होंने हमें ये फंसाया है। ये जो ऐसा क्यों करा आपने, बताइए जरा। सर फंसाया नहीं, जिस टाइम जमीन दी बिल्कुल सही जमीन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इस सारे लफड़े हुए। जिस टाइम जमीन दी कोई दिक्कत नहीं थी, म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ जमीन का? सर उसके तुरंत बाद ही इन्होंने जो है कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी इनके पार्टनरों ने। फिर मैं जब ना इनके पास जाती थी कि चाचा जमीन का, तो इन्होंने मुझे लास्ट टाइम पे बोला तुझे जो करना है कर ले। मैंने कहा मैं यहीं आत्महत्या कर दूंगी। तो इन्होंने बोला करके दिखा, मैं भी देखता हूँ, मैं भी यहीं हूँ, तू भी यहीं है। अब आप बताओ, मैंने इनके भरोसे पे ली कि ठीक है मेरे चाचा है, मैं बेटी हूँ, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना मेरे साथ। ये पूरा हमारा उत्तराखंड देख रहा, उत्तराखंड को बता, वो जवाब देंगे इस चीज का। हम लोगों को जवाब लेना है इस देश से। उस दिन मैं इनके घर पे गई तो इनकी वाइफ ने, चाची ने बोला मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तो अगर इतनी वो थी तो करके दिखाती ना। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मेरा तो बच्चा है। मेरे जब हस्बैंड शहीद हुए थे, मेरा बेटा 6 साल का था। उनकी जो भी पूंजी थी, एक फौजी अपना मन मार मार के अपने फैमिली के सपने पूरे करता है ना। 6 साल का मेरा बेटा था, उन्होंने जो भी पूंजी कमाई थी वो सब हमने यहाँ लगाई। नवीन क्या बोल रहे हो? नहीं, इस केस को हम गए थे वहां पर देखने, तो जो ये भाई साहब बैठे मनीष वर्मा जी,
ये समझा तो रहे केस को, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता था कि उसमें डिस्प्यूट है। अगर डिस्प्यूट म्यूटेशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 45 दिन के अंदर म्यूटेशन होता है। बताता हूँ आप मेरी तरफ बताइए, उधर बताइए। बिल्कुल, ये जमीन है, मैंने इनके नाम रजिस्ट्री भी कर रखी है। मेरे पास ये मेरे पिताजी से आई थी जमीन, और इसमें अब मोटेशन भी हो चुका है। बस सीआरसी की थोड़ी सी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसके बाद अभी हो जाएगा। कहाँ हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ है? मेरे पिताजी का हो रखा है, मेरा होगा उसमें। तो एंड सेकंड बात यह है कि अभी इनकी जमीन भी, इनके नाम रजिस्ट्री भी हो रखी है और इनकी 4 दीवारी भी हो रखी है। ध्यान देगा इधर। ये जो बोलेंगे इनकी बात को कागज के साथ में ये दिखाएंगे। हाँ, कागज पे जो दिखाएंगे। म्यूटेशन की बात कर रहे हैं इनके पिताजी के नाम पे हो रहा है, उसके बाद इनके नाम पे होगा, तो ये समझ लो कि साहब सुरेंद्र साहब के नाम पे तो क्या कहानी बोली जा रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। रास्ता भी बंद है उसमें। रास्ता भी बंद हुआ है, अभी खुल जाएगा। 3 बीघे जमीन और भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। औरों के प्लॉट भी वहां पे बिके हुए हैं। 11 साल से है ना? 11 साल से नहीं है। अभी इनका अगर रास्ता बंद होता तो इनकी 4 दीवारी कैसे होती? इनका वहां पे कब्जा है, उधर बगल में प्रेम सिंह गुसाई को बेचा हुआ है और उसकी भी बाउंड्री हो रखी है। मैंने आपके सामने एक केस रखा है, एक केस बाहर खड़ा हुआ है दीवान सिंह का, उसका भी इसी प्रकार से केस है। ऐसे रोज मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं फौजी कि सर कभी आप हमारे कंपनी कमांडर होते थे, कभी आप हमारे कमांडिंग ऑफिसर रहे, कभी हमने आपके साथ में वाकई में एंजॉय करें उस टाइम पे, उन माहौल में जहाँ पे कि गोली कहाँ से चलेगी और किसको लगेगी और कौन खत्म हो जाएगा पता नहीं होता था। क्या आज आप हमारे साथ में नहीं हो सकते हो? मैं आज अपनी चैनल के जरिए सारी बातों को अलग रख करके आपके सामने ये रख रहा हूँ, और आप ही अपने आप सोचना, इसमें मेरे को कमेंट करके बताना और कहीं ना कहीं मोटिवेट करना हम लोगों को। नहीं तो अगर हमारा मोटिवेशन टूट गया ना, तो ये यूथ फाउंडेशन जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो केदारनाथ पुनर्निर्माण करे हैं, ये जो आगे उत्तराखंड के भविष्य की बात करता हूँ, ये सारे इन फौजियों के भरोसे पे करता हूँ जो आज रिटायर होकर के यहाँ पे आ रखे हैं, जो कि दिल से खाली अपनी पेंशन को इस्तेमाल करके और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जय हिंद, जय बद्री विशाल।